प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस बटा डॉट an पावर n। ये था। अब इसमें क्या है हमारा जो है ये क्या हो सकता है n कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, दूसरी तरफ जो है n जो है वो क्या हो सकता है होल नंबर। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है ये होल नंबर। तब जो है ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है जहां पर ये कंडीशन जो है an जो है वो एनी रियल नंबर होना चाहिए और n जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर देखो है ना x³ प्लस 2x² प्लस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो है n का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x पावर 0, इसलिए यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है क्योंकि 0 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसका। अभी मान लो एक फॉर एग्जांपल हम मान लो कि सिंपल 8 लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसका इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री क्या होगा 0 क्योंकि इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0। अब जरा आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के अलग अलग टर्म पे। ये जो है अलग अलग टर्म है ना। द इन एनी पॉलिनोमियल द टर्म इज डिवाइडेड बाय द प्लस और माइनस साइन के द्वारा टर्म को डिवाइड किया जाता है। इस पॉलिनोमियल में इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म बन गया 1 2 और 3। इस तरह से पॉलिनोमियल को दो बेस पे डिवाइड किया जाता है, जाना जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो ऑन बेसिस जैसे पॉलिनोमियल है कोई भी डिग्री और दूसरा टर्म, यहाँ पे ये मान लो नंबर। तो ये डिग्री जो है अगर 1 रहा तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें चला जाएगा ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म 1 रहा तो क्या कहलाएगा वो मोनोमियल। क्या कहलाएगा ये मोनोमियल। फिर देखो अगर दो मतलब 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक और टर्म के हिसाब से बाइनोमियल। आगे 3 है तो क्यूबिक और बाइनोमियल। 4 बाइक्वाड्रेटिक और हालांकि पॉलिनोमियल ये दोनों भी पॉलिनोमियल की श्रेणी मानना है ना। मोनोमियल को छोड़ दो अगर ये दोनों भी किसमें आएगा पॉलिनोमियल की श्रेणी में। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है, ये तीनों जो है इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जिसमें ये अगर 2 टर्म है तो उसको एक स्पेशल नाम भी दे दिया गया क्योंकि बाइनोमियल 3 टर्म है तो टर्म और उससे ज्यादा टर्म है तो उसको सीधा डाल देंगे किसमें पॉलिनोमियल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह समझना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ टर्म दोनों अंतर। अब जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इसमें टोटल कितना टर्म है 3 टर्म है। यहाँ पे जो पावर इसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस टर्म का डिग्री क्या है 2, लेकिन इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3। तो हमेशा डिग्री होता है मैक्सिमम
मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इसमें जो वेरिएबल जो होता है उसका जो मैक्सिमम पावर हो गया वही क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आएगा तुमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधी देख लेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन है। +2 क्या एक पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है x का पावर क्या हो गया, अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा x पावर बाय 2 + 2, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो डिग्री है, पावर है, वो होल नंबर ही होना चाहिए, या होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, नेगेटिव इंटीजर हो, हम उसको पॉलिनोमियल कैटेगरी नहीं मानेंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है ना, जो कोएफिशिएंट टर्म है, वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, वो रूट वाला नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, या कोई भी रियल, सीधी सी बात है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब आगे जो है हमारा, अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल को लिखते कैसे, जैसे नोटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए x² + 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मान लो एक और पॉलिनोमियल मान लो कि 3/4 + 7, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, t है, तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को ये p किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल के लिए, और ये जो ब्रैकेट में s लिख रहे हैं किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेरिएबल किसका है। वेरिएबल को भी हम लिख सकते हैं अल्फाबेट में, है ना, x y z t q r, जनरली इसी तरह का दिखेगा t, है ना। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारा टर्म आता है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या होता है, ये सब अब जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल इसमें क्या रहेगा, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x का वो वैल्यू फिगर आउट करना है जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0, और वही उसका सॉल्यूशन भी कहलाता है। मतलब जो है x का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x dx will be किस वैल्यू के लिए dx 0 हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे हो जाएगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। और ठीक है, क्या किया हुआ dx तुम्हारा 5x - 4x की पावर 2 + 3, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0, -1 और 2। अब ये क्या कह रहा है, ये कहने का अर्थ हो गया, ये पॉलिनोमियल जो हमारा dx है, ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, x का अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो इसमें p at 0 at x = 0, ये कैसे निकालेंगे, सीधी बात है। यहाँ पे p 0 x को रिप्लेस करके किससे, 0 से, इसमें भी सब जगह क्या हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0 से। ये हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, यानी ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या बच जाएगा, तो p 0 क्या निकल गया, 3। अब देखो नेक्स्ट p क्या निकालना है, -1, x का वैल्यू क्या रिप्लेस करेगा, तो वैल्यू रिप्लेस करना है, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ना, p at 0, p at -1, है ना, पॉलिनोमियल एट
माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे क्या होगा देखो तो 5 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ क्या बच गया माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 6। ठीक है एक और लिखा हुआ है उसको देखो b एट 2 इस पॉलिनोमियल जो है px इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 2 क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस अगर देखो कि कितना आता है 5 इंटू 2 10 ये क्या हो जाएगा माइनस 2 जा 4 इंटू 4 16 प्लस 3 यानी 10 प्लस 3 13 माइनस 16 यानी माइनस ये हो गया हमारा bx एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1 एट x इक्वल टू 2 ये इसका रिस्पेक्टिव आंसर है। समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने और उसमें आते हैं हमारे एक पॉलिनोमियल dy दिया हुआ है ना पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 ठीक है ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है dy। अब इसके लिए मान उठा दे फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एक बात ध्यान और याद रखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस का जो संख्या होगा डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी फॉर एग्जांपल अगर पॉलिनोमियल है x माइनस 6 dx बराबर दिया हुआ है क्या x माइनस 6 तो यहाँ पे जो डिग्री क्या है 1 है तो इसका जीरोस भी कितना निकलेगा 1 यानी कि b जो है x है वो जीरो कितना होगा एक ही वैल्यू के लिए होगा x माइनस यानी कि x बराबर 6 ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या निकल गया x इक्वल टू 6। अब यहाँ जो हमारा ऊपर में जो क्वेश्चन है इसका डिग्री क्या है 2 इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितना निकलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा 3। अब इसका जो दो सॉल्यूशन निकलेगा है ना दो जीरो जो निकलेगा उसको जनरली हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं इससे अल्फा बीटा से क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो कितना निकलेगा 3 उसको अल्फा बीटा और गामा से बटेंगे। ठीक है अभी पहले इसके जीरोस को निकालते हैं तो py स्क्वायर प्लस 18 जाएगा नंबर मिलेगा प्लस 6 और ना ये भी नहीं है प्लस है यहाँ बस में बताते हैं ये जो है यहाँ पे एक माइनस है ना तो यहाँ बीच वाला भी एक प्लस एक माइनस जैसे यहाँ पे प्लस एक क्या करना पड़ेगा माइनस तब हो सकता है। अब देखो py बराबर 0 करना है क्या लाना है इसको जीरोस निकालना है। हम py को क्या पकड़ेंगे 0 इधर वाला टर्म को तोड़ो x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 18 माइनस 3y को हम लोग लिख सकते हैं है ना माइनस 6y प्लस 3y मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ते हैं हम क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 18 y स्क्वायर ये होगा बीच वाला जो माइनस 3y है इसको भी इस तरह से तोड़ो कि इसका वैल्यू भी नहीं बदले और वो जो दो टर्म हम तोड़ेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होकर भी ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए साइन के साथ है ना इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं ये जनरली हेल्प लेना हो तो यहाँ पे 18 का एलसीएम करो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 6 इंटू 6 यहाँ पे देखो माइनस 6 इंटू 3 रखते हैं अगर तो माइनस 18 आ जा रहा है तो यहाँ पे
से 3 कॉमन लेते क्या बचेगा, अब ये हो जाएगा दोनों में से y माइनस 6 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा y प्लस 3। दो नंबर आपस में मिलकर जीरो कर रहा है, वैल्यू क्या ला रहा है जीरो। एक है ये, अगर ये कहिए दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई है, इसका मतलब दोनों नंबर एक बार जीरो हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर सेपरेट करेंगे, यहाँ पहले देंगे y माइनस 6 इक्वल टू जीरो, दूसरा y प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से y बराबर क्या निकल गया, यहाँ से y बराबर क्या निकल गया माइनस 3। ये जो है दोनों क्या निकल गया हमारा जीरो का पॉलीनोमियल। वेरीफाई करना हो तो लिखा हुआ रहेगा किसी क्वेश्चन में, वेरीफाई योर आंसर। कैसे वेरीफाई करेंगे, पुट करेंगे, यानी P6 जो है वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीरो मान के ही बनाए, जीरो ही निकाले। ये जो है कि y इक्वल टू 6 जो है यानी कि P6 है ना, पॉलीनोमियल ऑफ y एट 6, ये क्या होना चाहिए जीरो। चेक करेंगे, वैल्यू पुट करो, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 में 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 36 माइनस 18 माइनस 15 आगे जीरो। दूसरा वैल्यू को भी चेक करेंगे, यानी कि t माइनस 3 पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 18, ये हो गया हमारा 9, ये भी हो जाएगा प्लस 9 माइनस 18 आगे जीरो। ये हमारा पॉलीनोमियल का जीरोस निकला, कितना जीरो निकला, तो पॉलीनोमियल का डिग्री कितना था, तो जीरोस कितना निकला, दोनों जीरोस पे वैल्यू वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आगे कि y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू माइनस 3 इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। क्लियर है बात। अब जरा आते हैं कि अगर किसी पॉलीनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं और वो जीरो नहीं आता है ना, अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल टू 6 और माइनस 3 के अलावा और कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हो सकता है जीरो नहीं आए, वैल्यू आ सकता है, कुछ कांस्टेंट आ सकता है। वो क्या कर सकता है, वो किस चीज को दर्शाता है, उसको दर्शाता है। अब इसे सेम पॉलीनोमियल का dy कितना था, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस तो हमको निकल गया था, क्या था, एक था क्या 6 था, दूसरा माइनस। अब इसके अलावा कोई और वैल्यू रख के बचेगा तो क्या होता है, मान लो कि b एट कितना 2, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये हो गया माइनस 18, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 6 माइनस 18, क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 के ऊपर 20 को यानी कितना माइनस 20। इस पॉलीनोमियल का जो वैल्यू है b इक्वल टू क्या है माइनस 20। ये जीरोस तो नहीं, अभी दर्शाता है। हम लोग एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े है ना, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कोसेंट, ये क्या होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिवीजन, और ये क्या होता है नीचे बाइनोमियल। तो हमारा जो भी पॉलीनोमियल पे वैल्यू जीरो नहीं आता है, तो वो जो वैल्यू देता है ये वैल्यू क्या दे रहा है, रिमाइंडर को दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है, रिमाइंडर को देता है। अगर इस पॉलीनोमियल में माइनस 20 अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा p2 का, वो पॉलीनोमियल जो नया पॉलीनोमियल आएगा वो y इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। चेक करके देखें,
वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 आएगा ना, प्लस 2 तो पी वाई और निकलेगा नया पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। इसको किस तरीके से चेक करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 4 माइनस 6 प्लस 2 यानी 6 माइनस 6 आगे 0। हाँ समझ में आ रहा? जब किसी पॉलिनोमियल का इवन पॉइंट पे y इवन वैल्यू पे अगर वो 0 नहीं आता है, जो वैल्यू वो हमको देता है वो एक्चुअली में क्या देता है, रिमाइंडर है। क्या देता है, रिमाइंडर। और अगर उसका वो फैक्टर है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी पॉलिनोमियल के इस वैल्यू को चेक करके अब आगे टर्म में जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या इसमें आएंगे। एक गिवन पॉलिनोमियल मान लो px है, उसका फैक्टर दूसरा px कोई उसका फैक्टर है या नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी से चेक करेंगे। या तो डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, है ना। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे और 0 आ गया तो वो हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसी पे आते हैं आगे, क्वेश्चन उठाते हैं। आगे बढ़े, समझ में आया? अब मान लो एक पॉलिनोमियल क्या हुआ है हमारा px, क्या दिया हुआ हमारा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस ये हो गया p1x पॉलिनोमियल 1 है ना x। एक दूसरा पॉलिनोमियल हमको मान दिया हुआ है p2x, ये भी पॉलिनोमियल ही है। ये p2x का वैल्यू मान लो हम तुम्हारा दे दिए माइनस x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। अब हमको पता करना है कि ये वैल्यू जो है ये पॉलिनोमियल जो इसका फैक्टर है या जब भी ऐसा चेक करना रहेगा तो हम जो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ज्यादा रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, जिसका डिग्री कम है यही छोटा है ना। हमको मान लो तुमको बोलेंगे कि 24 और 8 है, उसमें फैक्टर चेक करना है। 24 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, उसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर होगा तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अब फैक्टर नहीं होगा तो कुछ और आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे इसको डिवाइड करो, डिवाइड कैसे करते हैं वो देखो, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। आगे डिवाइड करना सीखेंगे। जब भी डिवाइड करने का बारी आएगा एक्चुअल डिवीजन, तो आप क्वेश्चन में कई बार लिख देगा चेक विद एक्चुअल डिवीजन, है ना, या फिर लॉन्ग डिवीजन। तो फिर यहाँ पे यही मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ये करते हैं x और यहाँ पे क्या है x क्यूब। हमेशा यहाँ पहला क्या है, यहाँ क्या है, इसको ध्यान रखें। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया करते हैं इसके बराबर है x को यहाँ किया, तो सबसे पहले यहाँ x क्यूब यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बात बराबर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका दिया है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है वो भी बराबर होना चाहिए। यानी कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा 3x क्यूब। अब और ये जो है सिर्फ x से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, -1 से भी होगा, है ना। तो -1 से होगा तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब जरा एक्चुअल डिवीजन को देखो तो हम जब क्या करते हैं ऊपर से नीचे कुछ लिखते तो उसको माइनस करते हैं, है ना। जब हम लोग एक्चुअली में देखो मान लो 18 है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड किए, 3 से नहीं मान लो 7 से मान लो 7 टू जा 14। यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लिखते नहीं, माइनस साइन दर्शाते नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 18 माइनस 14 होता है, तभी नीचे 4 लिखते हैं।
लेकिन वहां पे नंबर में हम लोग हमेशा माइनस लिखने का आदी नहीं होते हैं, हम लोग डायरेक्ट सबट्रैक्टर के नीचे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर नहीं है, क्या वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे साइन हमको डालना जरूरी हो जाएगा। और जब साइन जब डालेंगे तो यहाँ चूंकि इसका हिडन साइन क्या था, ये क्या किसमें चेंज हो गया, इसका हिडन, इसका साइन दिखना क्लियर क्या था, ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये चीज करना जरूरी है यहाँ पे। और ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है यहाँ से, जब हम कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो वहां तो हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, इसका मतलब यही हो गया 18 - 14। अब चूंकि यहाँ पे इसको हम लिखने का आदि नहीं है, वो चेंज कर देता हूँ, लेकिन इस केस में यहाँ पे घटा के लिखेंगे, लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे, इसलिए साइन हमको चेंज करके उसको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे चूंकि माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। अब देखो ये 3x³ में से 3x³ चला गया, इसका मतलब यहाँ आपस में घट क्या होगा, 0। अब यहाँ पे x² है, x², ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट तो होगा क्योंकि इसका वेरिएबल टर्म सेम है एग्जैक्टली। अब कोएफिशिएंट को देखो, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस एक्चुअली में ये प्लस 3x² में से एक x² जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस 2x²। समझ में आ रहा? अब यहाँ से ऊपर से एक टर्म नीचे उतार तो क्या हो गया, माइनस। अब इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा, बताओ। x को बनाना x² यानी कि x से, और x को 2x। हाँ, दूसरा चीज और बता रहे, साइन भी सेम होना चाहिए ताकि वो सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कैंसिल हो सके। क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, प्लस से, प्लस 2x से, ये क्या हो जाएगा 2x² और 2x into -1 क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, इससे ये हट गया, क्या आ गया, इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जो -x + 2x क्या होगा, प्लस है, वहां से क्या उतरेगा, माइनस। और अब देखो x को x लाना है, यहाँ भी x कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, प्लस। हमको हमेशा वेरिएबल टर्म जो उसको काटने का सोचना है, कांस्टेंट टर्म का सोचना नहीं, वो उसका भी सब्ट्रैक्ट। ये x - 1 into 1 क्या हो जाएगा, x - 1, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कट गया है ना। यहाँ 4 और यहाँ -4, यहाँ +4, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस। ये हमारा क्या हो गया, माइनस। तो हमारा बात क्लियर है। दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे, वो तरीका क्या है, देखो एक्चुअली डिवीजन नहीं, वो क्या है कि हम इस वैल्यू को, इसको चेक कर रहे हैं इसके लिए, है ना, ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा यानी कि x = 1, इस पॉलिनोमियल को p2x से अगर इसको तीनों के इक्वेट करें, जो कि हम मान के चल रहे हैं, चेक कर रहे हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो p2x को क्या मान के चले, 0, तो वहां से x का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 1। अब इसको चेक करो, p1 इस वैल्यू 1 पे, है ना। यहाँ भी देखो एक्चुअली वही काम कर रहे हैं, है ना। अब देखो 3 1 के पावर क्यूब -1 का स्क्वायर -1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, ये -1, ये माइनस हो गया -4, 3 - 7 बराबर -6 बराबर क्या है, ऐसे। तो ये दूसरा मेथड है, हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम क्लियरली कर सकते हैं कि वो जो p2x है वो फैक्टर किसका, p1x का, ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। अच्छा, कोई दूसरा वेरिएबल का पॉलिनोमियल, कोई दूसरा वेरिएबल का पॉलिनोमियल का फैक्टर कभी हो सकता है। मान लो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल px का कोई पॉलिनोमियल py, उसका फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल ही हो गया, वो कभी उसका फैक्टर नहीं होगा। हमेशा एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो उसी वेरिएबल का दूसरा पॉलिनोमियल,
है ना। यहाँ पे ये P1 x का अगर कोई फैक्टर हो सकता है तो x वेरिएबल का ही दूसरा पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई y z इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। एक्चुअल डिवीजन से कैसे चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िएगा। अगर लिखा रहेगा कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, तो बाय एक्चुअल डिवीजन तो आप ऐसे डिवाइड कीजिएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप लिखिएगा क्या फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब फैक्टर नहीं। अगर एक्चुअल डिवीजन मेंशन नहीं किया तो आप ये मेथड अपना, ठीक है। जो छोटा डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वहां से हम उसका एक क्या पकड़ेंगे, वैल्यू पकड़ेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम चेक करेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर चेक करना। अगर वो वैल्यू 0 आ रहा मतलब वो फैक्टर है, नहीं है तो मतलब ये भी आइडिया उसी से आता है, जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है उसी से चेक करते हैं। जैसे मान लो कि हम 36 लेते हैं, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। इसको 36 को जितना भी मल्टीपल के टर्म में लिखेंगे वो सारा उसका फैक्टर होगा, है ना। अगर 2 into 18 लिखते हैं ये दोनों इसका फैक्टर है ना। अगर इसको 3 के मल्टीप्लाई में लिखो, अगर मान लो 2 into 3 into 6 लिखो तो ये तीनों इसका क्या है फैक्टर होगा। उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी जितना बार उसको मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा उन तीनों से जो वैल्यू आएगा हमारा वेरिएबल का वो सब के सब क्या होगा उसका फैक्टर होगा। आगे चलते ऐसा क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कांस्टेंट क्वेश्चन समझिए, कांस्टेंट का जो भी फैक्टर समझे वही सारा थ्योरी जो है वही सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया मोटा मोटी तुम्हारा। इतना प्रॉब्लम जो है तुम बना लो, कम से कम 2-3 चैप्टर तो इसको निकल ही जाएगा। 2-3 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल है, मान लो कोई इसको डिवाइड करे तो परसेंट आ रहा है क्या QS, है ना। डिविडेंड मान लो कुछ भी, है ना, DX है, QS है, GX, है ना, मान लो GX है, इसका जो रिमाइंडर होगा वो आगे कांस्टेंट है ना, या RX नहीं, वहाँ पे x और x जो है वो कैंसिल कर देता है पॉलिनोमियल। जब तक x रहेगा तब तक डिवीजन चलते रहेगा। एक्चुअली में क्यों नहीं हो सकता है ये r हमेशा कांस्टेंट क्यों की तरह समझ। जब हम एक x मान लो, कोई भी ये मान लो x स्क्वायर s माइनस s, तो हम जो gx के लिए चेक करेंगे वो भी x का ही कोई ये होगा। मान लो कि gx है x माइनस 2, तो यहाँ से x का वैल्यू एक कांस्टेंट दे दिया, x इक्वल टू 2 निकल गया, और इसको जब पुट कर देंगे तो यहाँ से x का सारा वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है कांस्टेंट से। रिमाइंडर जब भी बचेगा क्या बचेगा, कांस्टेंट ही बचेगा, ना कि RX बचेगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, हमारा जो कांस्टेंट है वो कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते रहेंगे तो वहाँ पे कुछ आते रहेगा। एक्चुअल डिवीजन में हम देखें इससे पिछले वाला में देखो हम डिवाइड किए थे, ये अपने आप ये भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये जो है ये है GX, ये हो गया QX, ये हो गया R, और इसी जो है DX को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं DX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस R। ये रिमाइंडर थ्योरम बेसिक डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर चलो अब इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, पहले पूरा नहीं बनाया हो, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। सब बना के जो है आओ
ये चैप्टर समझाया, लगभग सारा चीज कवर हो रहा है।